नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहे हैं जिन्होंने सेना में रहकर सरहद पर डटकर देश की रक्षा की, लेकिन जब बात देश के भीतर की आई तो उन्होंने समाज सेवा का मोर्चा संभाला, नौकरी को छोड़कर। जी हाँ, पिछले कई सालों से वो लगातार प्रदेश के युवाओं को सेना के लिए तैयार कर रहे हैं, देश की रक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व सैनिक श्री राजेश सेमवाल जी की, जिनकी चर्चा, जिनके कार्य की चर्चा और जिनकी अकादमी की चर्चा आज प्रदेश के कोने कोने में है। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम, जय बद्री विशाल। आपके काम को लेकर हमने कुछ तैयार किया है। सबसे पहले दर्शकों आपको दिखाते हैं कि आखिर राजेश सेमवाल जी जो पूर्व सैनिक हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं देश सेवा के लिए रिटायरमेंट के बाद भी। आइए देखिए। कहते हैं कि एक सैनिक किसी भी मोर्चे पर किसी भी चुनौती को स्वीकारते हुए उसका डटकर सामना करता है, फिर चाहे वो जंग का मैदान हो या फिर समाज की बेहतरी के लिए कुछ अलग करने की चाह। हम बात कर रहे हैं पूर्व सैनिक नायक राजेश सेमवाल जी की, जिनका काम आज मिसाल बनता जा रहा है। दरअसल नायक राजेश सेमवाल जब भी छुट्टियों पर घर आते तो नशे की ओर बढ़ते युवाओं के कदमों से चिंतित होकर वापस लौटते। ऐसे में उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए कुछ करने की ठानी और फौज की नौकरी को अलविदा कहते हुए देश के रक्षकों को तैयार करने का बीड़ा उठा लिया। रिटायरमेंट लेने के ठीक एक माह बाद से उन्होंने पहाड़ के युवाओं में बतौर सैनिक देश सेवा का जज्बा पैदा किया और अभ्यास शुरू कराने के लिए पुरोला में निःशुल्क भर्ती प्रशिक्षण कैंप की शुरुआत की। उनके पहले ही बैच से 2.5 माह के प्रशिक्षण के बाद 85 प्रशिक्षुओं में से 55 युवा आज भारतीय सेना में चयनित हो चुके हैं। इस सफलता के बाद आज वो 328 बालिकाओं को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त वह इन सभी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के गुर भी सिखा रहे हैं। आज श्री सेमवाल जी की ये निःशुल्क सेवा प्रदेश के कोने कोने में चर्चा का विषय तो बनी ही हुई है, बल्कि अनेकों नौजवानों के जीवन में सफलता की नींव रख रही है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप राजेश सेमवाल जी को और भी बेहतर तरीके से जान गए होंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजेश जी, आप लगभग पिछले 2 से 3 सालों या उससे भी ज़्यादा सालों से आप लगातार युवाओं को इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के लिए तैयार कर रहे हैं। इस आपके जो ये काम है, जो ये आपका प्रयास है, जो आपका ये प्रशिक्षण है, इसको और करीब से जानने की आज कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आप सेना में कब भर्ती हुए और सेना में भर्ती होने के पीछे जो आपकी जर्नी थी, आपका जुनून था, उसके बारे में आप सबसे पहले बताइए। मैं सेना में 2003 17 सितंबर को आर्मी में सेना में भर्ती हुआ। उस समय मेरी आय सिर्फ 17 साल की थी। 16 से 21 उस समय लेते थे, अभी 17.5 कर दिया है। बचपन से ही आर्मी में जाने का एक जुनून जोश था। 99 जब कारगिल की लड़ाई लगी तो उस दौरान जो सैनिकों की वीरता, शौर्य जो देखने के लिए मिला, जिस तरह से अपने सरहद पर सैनिक बड़े जुनून और जोश के साथ भारत माता की जय करते हुए पहाड़ियाँ चढ़ रहे थे, तो वो मुझे इतना प्रभावित कर रहा था, इतना जुनून और जोश पैदा कर रहा था कि काश वो समय आएगा जब इसी सरहद पर मैं भी बड़े जुनून और जोश के साथ अपने देश की सेवा करूंगा, तिरंगा फहराऊंगा। आपने कहा है कि प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसके जो मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने सेना के लिए हमें बचपन से ही हमारे अंदर ये एक जोश पैदा किया, ये इसके जो मार्गदर्शक हैं हमारे पिताश्री हैं, स्वर्गीय, अभी हमारे पिताश्री स्वर्गवास हो गए हैं। वो पितृदेव, उनके आशीर्वाद से, उनका एक सपना था। हम 3 भाई थे और तीनों भाइयों का, बेटों का सपना पिताश्री ने देखा कि मेरे तीनों बच्चे देश की सेवा करेंगे, और हमें रोज़ देश की सेवा का पाठ पढ़ाते थे। पिता हमारे किसान थे, गरीब मजदूर थे, ईमानदार थे, पर देश
सेवाएं उनके अंदर कोट कोट के भरी हुई थी, जो कि उनके आशीर्वाद से आज हमें पूरा उत्तराखंड भारतवर्ष देख रहा है। तो सर, कहीं ना कहीं आपने पिताजी के सपने को साकार किया, भारतीय सेना का हिस्सा बने, गढ़वाल राइफल का हिस्सा बने। उसके बाद आपने वहाँ पर कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। उसके बाद उत्तराखंड वापस आना, युवाओं को सेना के लिए तैयार करना, ये जो सोच है इसने कब जन्म लिया? जब हम सेना में, आर्मी में हमने गढ़वाल राइफल ज्वाइन की, तो जो हमारी 9 महीने की ट्रेनिंग हुई, 9 महीने ट्रेनिंग करने के बाद हम अपनी मदर्स यूनिट, हम यूनिट को अपनी मदर्स यूनिट मानते हैं और हमारी मदर्स यूनिट कहलाती है, 3 गढ़वाल राइफल्स में 2004 में ज्वाइनिंग किया। उस समय हमारी जो बटालियन थी ये कश्मीर में थी, रजौरी सेक्टर में थी। वहाँ पे तमाम ऑफिसर्स, जेसीओ, सरदार साहिबान, सीनियर्स, सभी के बीच में जब हम गए तो जो एक सेना का जो डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, वहाँ का जो प्यार, एक साथ बैठना उठना, एक थाली में खाना, एक दूसरे के प्रति समर्पित, एक दूसरा गिरा तो उसको उठाना, एक दूसरे के प्रति जान छिड़कना, ये सारी चीज़ें हमें इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, 3 गढ़वाल राइफल्स से जो प्रेरणा मिली, वो जो प्रेरणा जो श्रेय जाता है ये बटालियन हमारी 3 गढ़वाल राइफल्स को जाता है। और वहीं से ही हमने जीवन में हमें क्या करना है और हमें किसके लिए समर्पित होना है, ये सब कुछ हमें वहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये कब विचार आया कि अब नौकरी को विराम लगाना है और अब देश के भीतर सेवा करनी है, प्रदेश वापस लौटकर सेवा करनी है? तो ये कहीं ना कहीं विचार कैसे उत्पन्न हुआ? समय बीता गया, घर की परिस्थिति बहुत कमज़ोर थी, 10-12 साल सर्विस हो गई। उस बीच में जो सेना द्वारा हमने कमाया धन, उससे अपने घर, अपने मम्मी पापों का सहारा बने, पिताश्री का सहारा बने, माता का सहारा बने, भाइयों के सहारा बने, और धीरे धीरे अपने घर की जो परिस्थिति है उसको सुधारने का प्रयत्न और प्रयास किया। उस 12वां साल मेरे को चल रहा था। उस दौरान मैं छुट्टी पे था, क्योंकि साल भर में 2 बार छुट्टी मिलती थी, 6 महीने में 1 महीना। उस बीच में परिवार के बीच में रहना है। 2008 में हमारी शादी हुई। हमारी धर्मपत्नी मंजू देवी ने हमारा पूरा सहयोग दिया और उनको भी समय देना था, माता पिता को, आपसी रिश्तेदारों को। जब 12 साल मेरी सर्विस चल रही थी और उस दौर में जब मैं छुट्टी आया तो वापसी जब मैं ड्यूटी के लिए जा रहा था, उस समय मेरी ड्यूटी सिलीगुड़ी में थी। फिर बीच में मैं देखता हूँ एक गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे एक मठ गाँव है, वहाँ से आगे एक पुलिया है। वहाँ पे मैंने 2-3 व्यक्तियों को देखा है। उसमें एक व्यक्ति, एक लड़का, युवा लड़का, बिल्कुल नंग अवस्था में था, उसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं थे और ज़ोर से चिल्ला रहा था। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा आप रुकिए। फिर मैंने कहा क्या हुआ इनको, कौन है ये, इनके तो कोई वस्त्र नहीं पहने हुए। तो जो वहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए थे, माताएं थी गांव की, और जो वहाँ के नज़दीकी जो कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि राजेश, ये कुछ ही अभी 8-10 दिन पहले ही, इससे पूर्व जो अभी चुनाव हुए हैं, इस बीच में कुछ मतलब बच्चों के साथ ये लोग जा रहे थे, जिस हेतु इन कोई नशा और इन्होंने भांग पी या शराब पी, इससे इनके सर पे चढ़ गया है। ये लड़का बहुत अच्छा टैलेंट था, बीएससी कर रहा था और ये पागल हो गया है। मैंने तुरंत वहीं से जाकर के अपने कंपनी कमांडर, उस समय कंपनी कमांडर हमारे गुंजे साहब थे, उनको फ़ोन किया कि सर मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। कि क्यों? मैंने कहा सर कोई इमरजेंसी। बोला ठीक है। फिर जाकर के मैं वहीं पे उतरा। मैंने अपना जैकेट पहना, ठंड का मौसम था, मैंने उसको, बच्चे को ओढ़ाया, लड़के को, युवा था, और मैंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी मतलब उस समय तो उसका रूप ही अलग था। मैंने लाया, उनको काउंसलिंग किया, घर पे ले गया। फिर जब मैंने ये कहानी और लोगों से भी सुनी कि यहाँ पे मतलब है कि बहुत बच्चों को डिमोटिवेट किया जा रहा है, बच्चों को नशे की तरफ लिया जा रहा है, फिर मैंने देखा कि जो बच्चे हैं, जो हमारा देश का भविष्य है, ये जो भविष्य इनकी आंखों में जो मैं देख रहा हूँ, ये आने वाला कल के एक IAS है, PCS है, IPS है, सेना के अंदर एक ऑफिसर्स
सैनिक जवान बनेंगे जो सरहद पर अपने देश की सुरक्षा करेंगे। और इसी तरह इनके सर पे ये नशा चढ़ेगा, ये लोग पागल होंगे और फिर हमारा देश की जो परिस्थिति है, देश किस रास्ते पे किस तरफ जाएगा। क्योंकि तो कहीं ना कहीं जो भटकाव आपने देखा युवाओं के बीच उस वक्त, वो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित किया। और उसके बाद जब आप वापस अपने जहाँ पोस्टिंग थी सिलीगुड़ी, जब आप वापस पहुंचे तो फिर किस तरह से परिस्थितियां बदली और आपने वापस प्रदेश आए आप? उस समय 12 साल चल रही थी सर्विस। हमने जाकर के अपनी कंपनी कमांडर सीओ साहब से बात की कि सर ऐसा कोई रास्ता है कि हम 12 साल में घर जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजेश अगर 12 साल में आप जाएंगे तो सेना से आपको रिटायरमेंट जो एक पेंशन है वो नहीं मिलेगी, आपको 15 साल 6 महीने नौकरी करनी पड़ेगी। हमने फिर उस समय का इंतज़ार किया और उस दौर में फिर मैं जब छुट्टी आया तो उसी वन ड्यूटी में गांव में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना, उनको ये समझाना कि आप एक देश का भविष्य है, आप डिमोटिवेट मत हुई, आप नशे की तरफ मत जाइए, देश आपकी राह देख रहा है, देश को आपकी ज़रूरत है, आप ही में है बड़े, मुझे आप ही में बड़े एक राजनेता नज़र आ रहे हैं, आप ही हैं जो इस देश में चल रहा भ्रष्टाचार, जाति सांप्रदायिकता को दूर करेंगे और हमारे भारतवर्ष को एक सुंदर, पवित्र और एक विश्व गुरु स्वच्छ भारत बनाने में आप लोगों का योगदान रहेगा। तो इस तरह से जब भी मेरे को समय मिलता था, परिवार के साथ भी रहना था, तो मैं बच्चों को मोटिवेट करता था और समय इंतजार वही था कि 15 साल 6 महीने का पूरे हो गए। तो किस साल में आपने अपनी अकादमी की नींव रखी और पहला जो बैच था या पहले कितने जो युवा थे उनको आपने प्रशिक्षण देने की शुरुआत करी? कितने बच्चे उस वक्त आपके साथ थे? मेरा उस समय नज़दीक आया, सेना की शर्तें पूरे 16 साल करके 2020 में सितंबर मेरा रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट होते ही समय ना गंवाते हुए तुरंत मैंने क्षेत्र का भ्रमण किया। दूर दुर्गम क्षेत्र आपके 8 गांव बडियार, धूनी, बितरी, सरनोल और जौनपुर, जौनसा, टिहरी, इस क्षेत्र का भ्रमण मैंने 10 दिन के अंदर किया पैदल, क्योंकि बडियार के लिए गाड़ी रोड नहीं है। वहाँ पे मैंने युवाओं का चुनाव किया, उनके अंदर मैंने देखा इतने स्ट्रॉन्ग सुंदर बच्चे, उनमें में प्रतिभा और टैलेंट की कहीं कमी नहीं थी, बशर्ते उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, उनको एक अच्छा मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था। जब मैंने उनके पेरेंट्स, माता लोगों से बातचीत की, उनके परिवार लोगों से, गार्जियन से बातचीत की, मैंने कहा आपने क्यों इनको गांव में रखा हुआ है? इस तरह से उन्होंने कहा कि हम इनको कहाँ भेजें, को हम इनके लिए तो कोई प्लेटफॉर्म, कोई मार्गदर्शन नहीं है और कहाँ इनको जाना है। तो मैंने कहा आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या? मैंने कहा मैं राजेश सेमवाल हूँ, सैनिक राजेश सेमवाल हूँ, मैंने सेना से अपना रिटायरमेंट ले लिया है और लेने का कारण यही है कि मैं इन युवाओं के लिए कुछ कर पाऊँ। मैंने कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास कोई खर्चा नहीं है, हम इन बच्चों के लिए कहाँ से करें। मैंने कहा आपको खर्च देने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा निःशुल्क मेरा जो रिटायरमेंट का पैसा है, जो मैंने कमाया है, मैं उनको इन बच्चों पे लगाना चाहता हूँ। आप बस एक बार मुझे सेवा करने का अवसर दें। और रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ करके मैं उन बच्चों को लाया। इसी तरह से मैंने 85 बच्चों को क्लोज किया। जो आपका पहला जो बैच था वो 85 बच्चों का, 85 बच्चे आपके पहले बैच में थे। जी। तो उनको आप किस तरह से ट्रेनिंग देते थे? वो दिनचर्या हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब 85 बच्चे आपके साथ आए, आपसे जुड़े, तो किस तरह की ट्रेनिंग, किस तरह का प्रशिक्षण का वो दौर रहा? बच्चे सिविलियन थे, फौजी माहौल उनको नहीं पता था। जैसे बच्चे आए, पहले उनको मैंने 1-2 दिन काउंसलिंग किया, बढ़िया सा उनको मोटिवेट करके, और उन्हीं में से मैंने बैच बनाए, कंपनियां बनाई, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, जैसे आर्मी में होता है, और उनके अंदर इतना जोश पैदा किया कि उन्हीं में से मैंने घर की टोपी, मैं आपको फोटोज़ भेजूंगा, आर्मी से टोपी ला रखी थी मैंने, कैप, आर्मी कैप। उन्हीं में से मैंने एक को कंपनी कमांडर बनाया। मैंने कहा आप एक आर्मी ऑफिसर हो और आपके अंडर में ये 20 बच्चे हैं। दूसरा उसी में से एक को मतलब एक ही जेसीयूज बनाया। मैंने कहा आप एक सीनियर जेसीयूज हो, आप एक सेना के नायक हो, आपके अंदर में एक सेक्शन है। तो उनको इस प्रकार से बांटा कि उनके अंदर एक जोश पैदा हो गया, उनको मानो लग रहा है कि हम आर्मी में हैं। और फिर उनको दिनचर्या, सुबह मॉर्निंग उठना और रिपोर्टिंग, वो हमें रिपोर्टिंग करते थे, जय हिंद सर करके, सैल्यूट करके, ये सारी दिनचर्या उनकी बनाई।
जब मैंने देखा कि इनका जो ये डिमोटिवेट हो रखे थे और ये वापस ट्रैक पे आ गए, तो फिर मैंने उनका रनिंग स्टार्ट किया। पहले 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर। फिर मैंने देखा कि रनिंग स्टेप 9 के अंदर है नहीं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सांसें फूल रही। फिर उसके साथ मैंने उनको पहाड़ी चढ़ाना शुरू किया। 4 किलोमीटर अप डाउन पहाड़ी चढ़ा। फिर धीरे धीरे जैसे वो माहौल में डलते गए, उन्हें अच्छा सुंदर लगता गया। हमने स्टेप द स्टेप बढ़ाते गए। लास्ट जब 20 दिन बचे भर्ती के लिए, फिर हमने उनकी टाइट फिल्टिंग करना शुरू कर दिया और उनको ये कहा कि आप यहाँ से अब भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हैं, आप पे पुलिस केस की कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि ताकि वो डर कुछ रहें, कैंप के अंदर रहें और हमें कुछ करने का उनके लिए अवसर प्राप्त हो। तो वो गरीब बच्चे, निराश्रित जो बच्चे थे, उन्हीं बच्चों ने 85 बच्चों ने कोटद्वार ग्राउंड में 85 में से 65 बच्चे मेरे सुपर एक्सीलेंट रहे और फाइनली 55 बच्चों ने मेरा इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। ये मेरी प्रथम सफलता है। बहुत खूब। यानी कि 85 में से पहले बैच में से 65 बच्चे आपके आज भारतीय सेना का, 55 बच्चे भारतीय सेना में हैं, 65 बच्चों ने फिजिकल निकाला था, जिसकी मैंने ट्रेनिंग दी थी। बिल्कुल। तो सेवाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप मानसिक रूप से उन्हें तैयार कर रहे थे, आप शारीरिक रूप से उन्हें तैयार कर रहे थे, लेकिन रिटर्न भी होता है, तो उसके लिए भी क्या मतलब क्या पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी वहाँ पर कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा था? बहुत जरूरी था मैम, क्योंकि जहाँ मैंने देखा कि इनको जब मैं इतनी कठिन ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसके बाद इनका रिटर्न होना है और उसमें आर्मी में 10th तक का जो सिलेबस होता है, मैथ साइंस जो होती है वो मीन होती है। फिर जाकर के हमने एक टीचर की नियुक्ति की, जो ऑलरेडी एक मैथ और साइंस जिनका GS अच्छा था, और उनके लिए जब मेरे पास कोई जगह नहीं थी बैठाने के लिए 85 बच्चों को बैठाना, फिर मैंने घर के सामने एक टीन सेट बनाया, जिसपे मतलब 2.5-3 लाख रुपए मैंने खर्च किए। टीन सेट बनाया और उसके अंदर उनकी क्लासें चलती थी। परिणाम स्वरूप भगवान ने एक अच्छी सफलता दी। बिल्कुल। तो सेवाल जी, जब ये 55 बच्चे आज इनका सिलेक्शन हो चुका है, जब बच्चे जो बाकी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनको अब आप किस तरह से तैयार करते हैं या उनको आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो हताश ना हो, अभी मौके और भी हैं? जब ट्रेनिंग शुरू होती है उस दौर में जब हमारे बच्चों की काउंसलिंग चलती है और बच्चों को बैठाया जाता है, तो हम उनसे भी बातचीत चलती है और हम उन्हें इसी तरह से समझाते हैं कि यहाँ पे जो 85 बच्चे हैं, मुझे पता है कि 85 में से 85 सेना में नहीं जाएंगे, कुछ कारण बस 10, 15, 20 बच्चे रह सकते हैं। तो उनको ट्रेनिंग के साथ साथ स्वरोजगार, ताकि वो गलत प्लेटफॉर्म की तरफ ना जाएं और किसी से डिमोटिवेट ना हो। उन्हें मेरा जो मेन मकसद है मैम, वो ये है कि मैं अपने उत्तराखंड, भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर के युवा और युवतियों को जागरूक करूं और उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाओ। मेरा जो मेन मकसद है आत्मनिर्भर, सेना में भेजना, फौज और ये नौकरी के लिए जो उनको प्रशिक्षण किया जा रहा है, ये तो है ही, पर साथ में जो मेन जो मेरा मकसद है वो है आत्मनिर्भर भारत। इनको मुझे सेल्फ डिपेंड बनाना है, ये नशे की तरफ ना जाए, गलत रास्ते की तरफ ना जाए। फिर मैं उनको वहीं मोटिवेट करता हूँ। मैंने कहा अगर कोई बच्चा रह जाता है तो आपने स्वरोजगार की तरफ कैसे कदम बढ़ाना है। मैंने कहा आप मशरूम उगाइए, इसमें इतना अर्निंग है। आप डेयरी फार्म खोलिए, इसमें इतना अर्निंग है। डेयरी फार्म जो कि करोड़ों में लीटर बाहर से विदेश से आ रहा भारत में, वही अगर कहीं ना कहीं स्वरोजगार की राह पर भी आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं। आर्मी और पुलिस के लिए तो आप प्रशिक्षण दे ही रहे हैं, लेकिन उधर उस ओर भी युवाओं की हम लगातार बात करें, लड़कियों को भी आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये भी हमें पता है। तो किस तरह से लड़कियों में उत्साह है आपके इस प्रशिक्षण को लेकर और आर्मी को लेकर किस तरह का जोश है? यस मैम, राइट क्वेश्चन। मैम, जब मैंने देखा कि युवाओं की एक लहर जग चुकी है और गाँव-गाँव में बच्चा दौड़ रहा है और गांव-गांव में जाकर के हर एक बच्चा एक राह देख रहा, मुझे फ़ोन कर रहा है, मिल रहा है कि सर मेरी उम्र 16 होगी, मैं कब आऊँ कैंप में। मैंने कहा आप रुकिए, आपसे जब 17.5 के हो जाएंगे तब आप आओगे कैंप में। तो मैंने देखा कि माहौल बन गया है। और फिर दूसरा मैंने देखा कि लड़कियाँ जो युवतियाँ हैं, खासकर उत्तराखंड में और जो दूर दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर बेटियों को मात्र जो ग्रेजुएशन, उनके नाम मात्र के लिए ग्रेजुएशन किया जाता है, बशर्ते मेन जो टारगेट माँ बाप का होता है वो होता है कि बस बच्ची जवान होगी है, शादी कर देते हैं, इसके मतलब बस हाथ पीले कर देते हैं। तो मैंने कहा ये चीज़
मैं ऐसा क्या करूं कि जो यहाँ के जो दूर पिछड़े लोग हैं, दूर दुर्गम क्षेत्र जो लोग हैं, इनके अंदर जो एक मानसिकता, जो सोच पड़ी हुई कि बस बेटी को नॉर्मल इंटर हाई स्कूल कराओ और शादी कराओ, इनकी मानसिकता सोच को बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए और हमने स्टेप रखा। गांव-गांव में गए और लोगों को मोटिवेट किया। स्कूल कॉलेज में गए, मैंने अभी 21 इंटर कॉलेजों की काउंसलिंग कर दी है, जहाँ पे बेटियों को उनके पेरेंट्स जब मीटिंग होती है तो मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ पे। फिर जाकर के मैंने 328 बेटियों को फिर प्रोग्राम में एकत्रित किया। 328 बेटियों को मैं आपको डिटेल्स आपने देखी, चेक की है, उसकी वीडियोज़ में आपको भेजूंगा। 328 बेटियों को 4 मंथ की ट्रेनिंग निःशुल्क, जिसमें उनके लिए 2 टीचर की व्यवस्था की और उनको शारीरिक प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण और मोटिवेशन दे करके उनको तैयार किया। भगवान के आशीर्वाद से आज 80 से ऊपर बेटियों ने मेरे उत्तराखंड पुलिस में 100 में से 100 अंजलि मेहरगांव की है बेटी, उन्हें 100 में से 100 अंक लाए। बाकी बेटियां हैं जो मैं आपको डिटेल्स दिखा चुका हूँ, उन्होंने 100 में से 98, 96 से अंक नीचे मेरे किसी बेटी ने नहीं मिला। ये प्रतिभा देखने को मिली और आज उनके जो माँ बाप हैं, जो उन बेटियों के जो संस्कार हमने दिए हैं, आपको कैसा चलना है, उठना बैठना, कैसे अपने से बड़ों से बात करनी है, ये सारे संस्कार उनको एकेडमी में दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आप प्रशिक्षण लगातार दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अब अग्निवीर योजना की बात करते हैं सेमवाल जी, एक बहुत ही उम्दा पहल भारत सरकार द्वारा की गई है और इसमें कहीं ना कहीं अब ज़्यादा युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, भारतीय सेना की वर्दी पहनने का अवसर प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं अब आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब और ज़्यादा जो युवा हैं वो आएंगे, प्रशिक्षण के लिए आएंगे और अधिक जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो अब आप इस योजना को और जो अब आप पे जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है, किस तरह से देखते हैं? आपने ये भी राइट क्वेश्चन किया है। अग्निवीर को लेकर के जहाँ आपने बीच में भी देखा, उस समय हम यमुनोत्री जो तीर्थ है, यमुनोत्री धाम है, वहाँ पे जाकर के मैं अपने बच्चों को साफ सफाई के लिए ले गया था। ये हमारा 3 दिवसीय का चला। उस बीच में वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम थी। जब हम वापसी लौटते हैं खरसाली, फिर मैं अपने मोबाइल को देखा तो उसमें मैंने देखा जो युवा हैं, जो देश का भविष्य है, उनको तो डीमोटिवेट किया गया है। कोई ट्रेनें चला रहा है, ऑफिस को तोड़फोड़ कर रहा है। फिर जाकर के तुरंत मैं वापसी हुआ। फर्स्ट काउंसलिंग मैंने जाकर त्यूणी में की, फिर जाकर के उसके बाद टिहरी में की और जाकर के युवाओं को मोटिवेट किया अपने फेसबुक के माध्यम से फ़ोन करके और उनको इकट्ठा करके। मैंने कहा आप देखिए, आप एक भारतीय सेना में जाना चाहते हैं? किया सर। तो मैंने कहा जो भारतीय सेना में आपके अंदर जो जुनून और जोश है, अगर आपके अंदर सच्ची निष्ठा, देशभक्ति है, देश प्रेम है, तो इसमें ये नहीं देखा जाता है कि आप 4 साल के लिए जा रहे हैं, 1 दिन के लिए जा रहे हैं या 100 दिन के लिए जा रहे हैं। देश की सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, वो चाहे 1 दिन के लिए, वो वर्दी चाहे 1 दिन के लिए क्यों ना प्राप्त हो। मैंने कहा आपने इससे पहले कभी ये डिटेल्स पूछी है कि आर्मी में कितनी तनख्वाह है, आर्मी में कितनी फैसिलिटी है? कि नहीं सर। मैंने कहा क्या देखा आपने? कि सर एक जोश है कि हम अपने देश के लिए जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए। तो मैंने कहा यस, यही देश प्रेम है, यही देश भावना है। आप गलत डीमोटिवेट मत होइए। देश की वर्दी पाने के लिए मैंने कहा वो वर्दी चाहे 1 दिन के लिए मिले चाहे 1000 दिन के लिए मिले। इस तरह से बच्चे जब काउंसलिंग हुआ तो बच्चों के अंदर एक हौसला जगा, उमंग जगी और आज इस वीर जो योजना है इसको लेकर के लाखों में लोग फॉर्म भरे जा रहे हैं और हमारे ऊपर भी और अधिक जिम्मेवारी पैदा हो रही है। बिल्कुल। तो सेमवाल जी, चलते चलते आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे और जो राह आप उन्हें दिखा रहे हैं, उस राह की ओर उनको ज़्यादा खींच के आप ला सके, और हम यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देश के रक्षकों को आगे बढ़ाएं। तो चलते चलते आप हमारे युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? मेरा युवा पीढ़ी के लिए संदेश है, संपूर्ण भारतवर्ष की युवा पीढ़ी के लिए मेरा संदेश है कि यदि वास्तविक आपके अंदर एक देश प्रेम है और सच्चे तुम भारत माँ के लाल हैं, सच्चे इस माटी के लाल है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और ये जो हमारा उत्तराखंड है, भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष वो देश है कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की कामना करता है कि संपूर्ण पूरे विश्व सुख और शांत रहे। एक ऐसा प्रिय देश भारत है। इसी में लिखा है, हमारी संस्कृति में इसी में लिखा हुआ है
कि ना ही संति न याचन्ते पर निंदा न कुवते अन्नादुता न गच्छन्ति तत्र मानवी देवता। हमारे 18 पुराण हैं, उसमें व्यास जी ने 2 मुख्य वचन कहे हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनोदयम् प्रोपकाराय पूर्णाय पापाय च परपीडनम्। युवाओं के लिए जो मेरा संदेश है वो ये है कि उद्मेन हि न सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथ ना ही सुप्तस्य सिंहस्य परवेशन्ति मुखे मृगा। बगैर उद्यम, बगैर मेहनत के कोई भी सफलता हासिल नहीं होती है। और आपके अंदर लगन है, आप अगर वास्तविक अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, वास्तविक आप एक देश को, अपने देश को एक विश्व गुरु की तरफ ले जाना चाहते हैं, आप अगर वास्तविक एक राष्ट्रीय देश के लिए समर्पित हैं, तो आप नशे की तरफ मत जाइए, डिमोटिवेट मत हुए, क्योंकि देश आपकी राह देख रहा है। देश आपके कंधों के ऊपर देश का भार है। आपको इस समय किसी भी अन्य चीज़ों को नहीं, सारी चीज़ों को त्याग करके बस कर्मणे वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमते संगो अस्ति कर्मणे। कर्म करें, फल अवश्य मिलेगा। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, इसी तरह आप कार्य करते रहें, इसी तरह युवाओं को सही राह दिखाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, प्रणाम। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं खास मुलाकात का आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।